बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कल भी हमने प्रोग्राम में बात की, तब्दीली के हवाले से कहा जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें कयास आईं जिनका हमने जिक्र भी किया कल के प्रोग्राम में कि तब्दीली आने वाली है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि तब्दीली अगर आएगी तो आईनी होनी चाहिए, जमहूरी हो, गैर जमहूरी तब्दीली नहीं आ सकती। कल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने तकरीर में अपने दिल की भड़ास निकाली और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत के कारनामे भी गिनवाए और बहुत सी अहम बातें भी की, जिसमें उनका कहना था कि अगर कोई और ऐसा बंदा आ भी गया तो मुल्क में कैसी जादू की छड़ी उसके पास होगी कि जो मुल्क को चला सकता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यूसुफ रजा गिलानी को कल की तकरीर की जरूरत क्यों महसूस हुई? कहाँ गई उनकी मीडिया टीम? कहाँ गई उनकी हैवी वेट फेडरल कैबिनेट, जिसका अगर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है? किसी एक भी मेंबर ने यूसुफ रजा गिलानी को मीडिया या किसी और भी फोरम पे आकर डिफेंड नहीं किया। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे उन्हें कल खुद से अपने आप को डिफेंड करना पड़ा और मीडिया के सामने जिस तरीके से आकर उन्होंने बातें की और कुछ उन्होंने जिक्र भी किया कि लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ भी किया करते थे, बेनजीर भी किया करती थी, लेकिन जजेस बहाल नहीं हुए और ये क्रेडिट यूसुफ रजा गिलानी को जाता है। इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने अहम बातें भी की अपनी तकरीर में और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई सरोकार नहीं कि मैं वजीर आजम रहूं या ना रहूं, सिस्टम चलते रहना चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की, पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तब्दीली होगी तो वो आईनी तरीके से होगी, हाउस के अंदर हो, जमहूरी तरीके से हो। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसी पे बात करने से पहले कुछ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी इसमें क्या कहते हैं, गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर सियासी जमातों के सरबराहान तब्दीली के हवाले से क्या कहते हैं और कल जो नेशनल असेंबली का सेशन होगा उसमें क्या होने जा रहा है। और अक्सर जो एक बात इस वक्त डिबेट चल निकली है कि कुछ होने जा रहा है और क्या यह किस्सा अब तमाम होने जा रहा है या नहीं, इसी पे बात करेंगे। लेकिन साउंड बाइट सुनते हैं और उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। हमने पहले भी लड़के ली है और इसका दफा करना हम जानते हैं। मेरा ख्याल है कि यकीनन हमें तब्दीली की बात करनी चाहिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, थ्रू लीगल मीन्स। मुझे जो डर है, जो मुझे खौफ है, वो ये है कि अगर हमें भी ये इनको किसी गैर आईनी तरीके से निकालने की अगर एक कोशिश करने की जो बातें करते हैं तो कौन सा ऐसा लाएंगे जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर ले? कुछ तो है ना जिसकी तरदीद हो रही है। मुल्क चलना चाहिए, बेशक हुकूमत चले ना चले। ये कोशिश कर रहे हैं दोनों में से, नवाज शरीफ साहब भी और पीपल पार्टी वाले भी, कोई शहीद बने तो शहीद हमने इनको होने नहीं देना, ये गाली देना तो सही है। वो वक्त खत्म हो गया जब फौजी आवाजों वाले बूट पहनते थे, अब फोम और रबड़ वाले बूट पहनते हैं। लोग तब्दीली के लिए तैयार हैं, तब्दीली के लिए चाहत है, तब्दीली के लिए मुंतजर हैं। एक जमहूरी तब्दीली, एक आईनी तब्दीली, एक सियासी तब्दीली और एक कानूनी तब्दीली। जो उधर लोग बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो तो 5 स्टार जेलों में कैदी हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से खौफजदा हैं, वो अमेरिका से खौफजदा हैं, वो तो भाग रहे हैं और वो तो जूतों से खौफजदा हैं। हमने कल इजलास बुला लिया है, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर, आप आ जाएं। जी नाज़रीन, आपने सबकी स्टेटमेंट सुनी कि तब्दीली के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके लिए तैयार हैं और सबका यही कहना है कि आईनी तरीके से हो, जमहूरी तरीके से हो। कल नेशनल असेंबली का जो सेशन होने जा रहा है उसमें क्या होगा, क्या यूसुफ रजा गिलानी के हक में करारदाद मंजूर की जाएगी एतमाद की, इसी पे भी बात करेंगे और ये तब्दीली कैसे आ रही है इसको भी डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको वेलकम कहते हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, CAC के आप भी मेंबर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक DG ISI रह चुके हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। पहले आप लोगों से बात करने से पहले हम हमीद गुल साहब से अगर बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आपने देखा होगा तब्दीली की बातें हो रही हैं बार बार। 90s में हमने देखा जिस तरीके से तब्दीली होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, फ्लोर क्रॉसिंग होती थी, लेकिन अब सब इस बात पर मुत्तफिक हैं आईनी तरीके से तब्दीली होनी चाहिए, कोई गैर जमहूरी तरीका अपनाया नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई इस वक्त तब्दीली होने जा रही है और इन हाउस तब्दीली होगी, जो कल गिलानी साहब ने जिस तरीके से अपनी तकरीर में कुछ खदशात का भी इजहार किया? जी, मेरा ख्याल है कि तब्दीली तो नागुज़ीर है, इसलिए कि अभी पूरी कौम की एक आवाज बन गई है। ये तब्दीली का नारा जो है, सभी लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि आखिर कुछ न कुछ तो हो ना, भरम रखने के लिए ना सही मतलब है किसी बहुत बड़ी जौहरी तब्दीली, यानी निज़ाम को बदला तो नहीं जा सकता फिलहाल, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो इनकलाब की बातें जो हैं वो जो उठी और फिर उसके बाद दब गई, अब वो कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि तब्दीली नागुज़ीर है। अलबत्ता क्या तब्दीली होगी, जैसा कि आपने सही फरमाया
کہ اس وقت کنسنسس لگتا ہے کہ یہ جمہوری انداز میں ہی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مین جو ہرڈل ہے وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ NRO کا جو معاہدہ ہوا تھا ابو دھابی میں خاموشی سے، ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آیا۔ اسی کی وجہ سے ڈرون اٹیک بھی جاری ہیں، اسی کی وجہ سے مسائل پیدا ہے، اسی کی وجہ سے پہلے جو عدلیہ کو آزاد کرنا تھا، اور وہ پیپل پارٹی کا بھی نعرہ تھا کہ ہم آزادی دیں گے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہ بات کی تھی ان کے گھر کے سامنے چیف جسٹس کے کھڑے ہو کے، لیکن وہ نہ ہو سکی۔ اور یہ NRO زدہ جمہوریت ہے نا، اب اس سے آزاد ہونا اس قوم کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ماضی کے اندر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ فوج جو ہے وہ چلی آئی، جب بھی ان کو موقع ملا حالات ایسے ہوئے، سازگار ہوئے، ماں سوائے ایک آدھ دفعہ کے جبکہ ضیاء خان نے بغیر سازگار حالات کے بھی۔ لیکن جنرل صاحب اب موجودہ حالات میں اگر ہم بات کریں تو اب فوج کا کردار کیا ہوگا؟ ماضی میں تو ہم نے جس طریقے سے دیکھا ہمیشہ فوج آتی ہے، لیکن اس موجودہ سیٹ اپ میں اگر غیر آئینی جو بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، سب اس پہ متفق ہیں، جمہوری طریقہ ہو، آئینی ہو، فوج کا پھر کیا کردار دیکھ رہے ہیں موجودہ سیٹ اپ میں آپ؟ دیکھیں بہت پانی بہہ چکا پلوں کے نیچے سے، اور فوج کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم اسٹیٹ بلڈنگ کا کام تو کر سکتے ہیں، یعنی تعمیر کے مراحل تو طے کر سکتے ہیں، لیکن نیشن بلڈنگ کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نیشن کے اندر بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب فوج آتی ہے، تو فوج کا جو مجموعی تجربہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اس الجھاؤ سے دور رہنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ فوج کی طرف ہی لوگ دیکھتے ہیں، اسی کی طرف بات کرتے ہیں، کوئی اس وقت کاکڑ فارمولہ کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی اور فارمولے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں میں ایک بے چینی ہے، وہ دیکھتے ہیں، تمنا کر رہے ہیں اس وقت کہ کوئی تبدیلی آ جائے، وقتی طور پہ جو چوسنے مل جائے، کم از کم اس کو چوس کے دل تو بہلا لے۔ صحیح، بالکل، اب بڑی اہم آپ نے بات کی اور کچھ ذکر کیا آپ نے شاہ صاحب، اسی گفتگو کو آگے ہم بڑھاتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکن اقدامات ہیں موجودہ حکومت کے، قانون شکن اقدامات ہیں، NRO زدہ حکومت ہے۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں حکومت گرانے والے ہمیں بتائیں متبادل کیا ہوگا، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ کیا واقعی لگ رہا ہے کہ وہ جانے والے ہیں اور آپ ان کو گھر بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے تو اپنی عارض ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشن کمانڈ کرتا ہے، لیکن یہ ابھی جو حال ہی میں تیزی پکڑی ہے جس بات نے، اور جو بالکل